अच्छा बच्चे, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी. इन द प्रीवियस पार्ट वी डिस्कस टिल प्रॉब्लम नंबर 3-10, बट इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 3-11, बट वी आर गोइंग टू स्किप 3-11. 3-11 आपका स्किप है, इट मीन दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ योर पेपर. 3-12 आपका स्किप है, दैट मीन दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ योर पेपर. 3-13 आपका स्किप है, इट मीन दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ योर पेपर. हम 3-14 के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है. अब उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. 3-14 में देखें तो हमारे पास लिक्विडिटी रेशो दी हुई है. लिक्विडिटी रेशो का क्वेश्चन है. जो स्मिथ हैज़ लिक्विडिटी रेशो में आपको दो रेशोज़ पढ़ाई थी मैंने आपसे, क्वेश्चन में भी पूछा था. पहले का नाम था क्विक रेशो, पहले का नाम था करंट रेशो, दूसरे का नाम था क्विक रेशो. तो लिक्विडिटी रेशो में ये दो रेशोज़ आती हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो. उन्होंने कहा जो स्मिथ हैज़ कंपाइल्ड सम ऑफ हिज पर्सनल फाइनेंस डाटा इन ऑर्डर टू डिटरमिन हिज लिक्विडिटी पोजीशन. डाटा आर एज फॉलोज. उन्होंने कहा ये आपको डाटा कुछ दे दिया, आपको कुछ चीज़ें निकालने को कहना है, निकालने का कहा है. पहली चीज़ जो उन्होंने आपको कहा है कि कैलकुलेट द जोस लिक्विडिटी रेशो, ठीक है. अब लिक्विडिटी रेशो में जब भी आपको निकालेंगे तो हम लिक्विड एसेट्स को करंट डेट्स के ऊपर डिवाइड कर देंगे. करंट डेट कह रहे हो या करंट लाइबिलिटी कह रहे हो. हमारा जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट अगर करंट एसेट्स के हवाले से करंट रेशो के लिहाज से लिया जाए तो करंट एसेट्स करंट रेशो और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी. करंट एसेट्स रेशो टू करंट लाइबिलिटी. करंट एसेट्स विल बी कंपेयर्ड विद करंट लाइबिलिटी. लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब है कि यानी वो एसेट जो आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकें. तो यहाँ पे कैश इटसेल्फ इज़ अ लिक्विड एसेट, मार्केटेबल सिक्योरिटी इटसेल्फ इज़ अ लिक्विड एसेट. चेकिंग अकाउंट, ये मैंने चेकिंग के स्पेलिंग वाली बात आपको पिछले पार्ट में भी की थी कि चेकिंग के ये स्पेलिंग भी हो सकते हैं, चेकिंग के CHEQE वाले भी हो सकते हैं, वो भी हमारा लिक्विड एसेट है 800 का. तो जब हम 32,100 1,800 तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर तकरीबन 5,000. ये हमारा क्या आ गया, करंट एसेट्स आ गए. देन वी हैव टू कंपेयर द करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी में आप देखें क्रेडिट कार्ड पेबल्स, क्रेडिट कार्ड के कुछ पेमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल 900. तो ये करंट लाइबिलिटीज़ आप इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2,100. तो आपका लिक्विड रेशो निकालने के लिए जब आप इन दोनों को 5,000 को डिवाइड करेंगे 2,100 पे, तो आपके पास जो लिक्विड रेशो आ जाएगी दैट इज़ 2.38. ठीक हो गया, ये ए पार्ट सॉल्व हो गया. फिर वो कहते हैं सेवरल ऑफ जॉर्ज फ्रेंड्स हैव टोल्ड हिम दैट दे हैव लिक्विडिटी रेशो ऑफ अबाउट 1.8. वो कहते हैं उनकी लिक्विडिटी रेशो 1.8 है. अभी अभी आपने जो लिक्विडिटी निकाली है 2.8 है. हाउ वुड यू एनालाइज जोस लिक्विडिटी रिलेटेड टू हिज फ्रेंड. अगर जोस ये जो ऑनर है इसकी लिक्विडिटी इसके फ्रेंड की लिक्विडिटी से कंपेयर करें तो आप इस पर क्या कहेंगे. आपने सिंपल ये लिखना है कि जोश हैज़ मोर लिक्विडिटी, यानी उसकी लिक्विडिटी की रेशो हैज़ मोर लिक्विडिटी रेशो देन हिज फ्रेंड. उसकी फ्रेंड की निस्बत इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है. ठीक हो गया. इसके बाद आते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर प्रॉब्लम 3-15. अब 3-15 अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको 4 क्वार्टर्स दिए हैं. क्वार्टर क्या होता है, एक साल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना, 3-3 महीनों के 4 हिस्से बना देना. उन्होंने कहा कि विल्किन मैन्युफैक्चरिंग हैज़ एन एनुअल सेल. कंपनी ने जो टोटल सेल किया वो 4 मिलियन. 4 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 40 लाख की सेल की है. एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40%, और उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 40% है. इट्स एंड ऑफ क्वार्टर इन्वेंट्री, हर क्वार्टर के एंड में ये इन्वेंट्री बच गई है. अब आपने क्या करना है, ये रिक्वायरमेंट पढ़ें. फाइंड द एवरेज क्वार्टरली इन्वेंट्री एंड इट्स यूज टू कैलकुलेट द फर्म्स इन्वेंट्री टर्नओवर एंड द एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री. तो उन्होंने कहा पहले तो आप कैलकुलेट करें फाइंड द एवरेज क्वार्टरली इन्वेंट्री. एवरेज क्वार्टरली इन्वेंट्री के लिए आप इन तमाम इन्वेंट्रीज को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 4 करेंगे एवरेज निकालने के लिए. 4 क्वार्टर की बात है तो इसको ऐड अप करेंगे एंड देन यू हैव टू डिवाइडेड बाय 4. तो आपके पास जो एवरेज इन्वेंट्री निकलेगी दैट इज़ 6,50,000. यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट होगी. उसके बाद उन्होंने कहा एंड यूज़ इट टू कैलकुलेट फर्म्स इन्वेंट्री टर्नओवर. इन्वेंट्री टर्नओवर निकालने का फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था फॉर्मूले को, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले की बात है. CGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री तो 6,50,000 आपको दे दी गई है, लेकिन यहाँ पे बात है कि सर हमें CGS तो नहीं दिया हुआ. तो CGS निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि सेल्स माइनस CGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट. सेल्स आपको जो दी हुई है वो 4 मिलियन की दी हुई है, यानी 40 लाख की दी हुई है. ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका है 40% ऑफ सेल.
तो 40 लाख का 40% अगर आप निकालेंगे तो डेट विल बी नियर अबाउट 16 लाख। ठीक हो गया। 40 लाख का, ये 4 लाख सॉरी लिखा हुआ है यहाँ पे, एक ज़ीरो और ऐड कर देता हूँ। 40 लाख का 40% निकालेंगे वो 16 लाख आ गया। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट सीजीएस निकालने के लिए आप सिंपल सी बात ये करेंगे, इसको ले लेते हैं एक्स। तो 4 लाख में से अगर एक्स निकालें तो आंसर डिल दिस वन, जो हम मैट्रिक में काम करते थे कि 40 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 लाख। अब एक्स यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस, ये माइनस 1600, इधर आके प्लस, इधर आके माइनस। 40 लाख में से जब आप माइनस करेंगे 16 लाख को, तो आपके पास जो एक्स का आंसर आएगा इज इक्वल टू एक्स का आंसर आएगा डेट विल बी 2,24 लाख। ठीक हो गया। ये आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है, सीजीएस की वैल्यू। तो सीजीएस आपका कितना निकल गया, 24 लाख। अब हमने क्या निकालना था, इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर, ये टी लिख रहा हूँ, ये टर्नओवर इज इक्वल टू सीजीएस डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। तो सीजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, सीजीएस तो की वैल्यू का आंसर क्या निकाला है, 24 लाख, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री का आंसर हमने निकाला था 6,50,000। तो इसको इस पर डिवाइड कर दें तो आपके पास जो टोटल आंसर आएगा डेट विल बी 3.69। ये आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर निकल आया। फिर एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, यानी एक साल में कितनी देर तक इन्वेंट्री आपके पास रहती है, कितने दिनों तक इन्वेंट्री आपके पास रहती है। तो अगर इन्वेंट्री टर्नओवर ये है तो आपने सिंपल क्या करना है, 360 डेज़ या 365 डेज़, जो भी हो आप नंबर ऑफ डेज़ मेंशन करेंगे कि आई एम टेकिंग 365 डेज़ या 360 डेज़। ये 365 डेज़ को इन्वेंट्री टर्नओवर दैट इज़ 3.69 पे डिवाइड कर देंगे तो नियर अबाउट 98.9 या 99 डेज़ तक इन्वेंट्री आपके पास रहती है, उसके बाद वो सेल हो जाती है। तो अगर हम 99 डेज़ बाद इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं तो नियर अबाउट 3.69 टाइम्स आपकी इन्वेंट्री, ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर का कॉन्सेप्ट है, आपकी इन्वेंट्री एक साल में सेल होती है। ठीक हो गया। इसके बाद वो कहते हैं कि अज्यूमिंग दैट द कंपनी इज़ इन इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर 2 टाइम्स है, तो क्या आपकी इन्वेंट्री इंडस्ट्री की इन्वेंट्री टर्नओवर से अच्छा है? डेफिनेटली अच्छा है। हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर 3.69 है, यानी 3 से ज़्यादा मरतबा हम अपनी इन्वेंट्री को एक साल में सेल करते हैं, उसे कैश में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में ये काम सिर्फ 2 टाइम्स होता है, तो हम मोर एफिशिएंट है। एफिशिएंसी रेशियोज अगर हम देखी जाए तो हम मोर एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू द इंडस्ट्री इन विच वी आर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। ठीक हो गया। ये हमारा 3-15 भी सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। ये आपका 3-15 सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं 3-16 के ऊपर। थ्री 16 में अगर आप बात करें तो हमें उन्होंने डाटा क्या दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि एन इवेल्यूएशन ऑफ द बुक्स ऑफ Blair Supply which follows gives the end of year account receivable balance which is believed to consist of amount originating in the month indicated. The company had an annual sale of 2.4 million. 2.4 million का मतलब क्या होता है, 24 लाख 24 लाख। ठीक है, 24 लाख की उनकी सेल्स हैं। द फर्म एक्सटेंड 30 डे क्रेडिट टर्म, कंपनी 30 दिनों के लिए क्रेडिट टर्म्स के ऊपर काम करती है। ये सारी उन्होंने एक्टिविटी आपको दी है। उन्होंने कहा यूज़ द ईयर एंड टोटल टू इवेल्यूएट द फर्म्स कलेक्शन सिस्टम। फर्म्स का कलेक्शन सिस्टम निकालने का मतलब क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो कि हमने क्लास में डिस्कस किया है। क्लास में कह रहा हूँ कि आपके जब वीडियो में डिस्कस किया था कि एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय एवरेज सेल पर डे। अकाउंट रिसीवेबल निकालने के लिए आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तमाम की अकाउंट रिसीवेबल को ऐड किया, जो कि 3 लाख आई, तो आपने 3 लाख लिया डिवाइडेड बाय एवरेज सेल पर डे। आपकी टोटल सेल कितनी आ रही है, 240 पर डे, मतलब पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 360 डेज। तो टोटल सेल को 360 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास एक ख़ास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी अकाउंट रिसीवेबल को डिवाइड कर दें, जो आपका आंसर आया, तो आपके पास 45 डेज़ क्या मिल गया, एवरेज कलेक्शन पीरियड। यानी हर 45 डेज़ के बाद आप जाके अपनी इन्वेंट्री को आप अपने पैसे जाके कलेक्ट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट सेल। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट देखें, इफ़ 70% ऑफ द फर्म सेल अक्कर बिटवीन जुलाई टू दिसंबर। उन्होंने कहा अगर आपका 70% इन्हीं महीनों में ही सेल्स का होता है, वुड दिस इफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ योर एवरेज कलेक्शन पीरियड? येस, इट मे इफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ दिस पीरियड। लेकिन कुछ बच्चों को ये बात समझ नहीं आएगी, तो हम इसका बी पार्ट अभी स्किप कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए प्रॉब्लम 7 3
17 के ऊपर। ठीक है, 3-17 को हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर देते हैं। फिर 3-18 को हम स्किप कर रहे हैं। ये स्किप इसलिए नहीं कर रहा है कि ये करने नहीं है, ये करने हैं, लेकिन अभी पेपर, ये जो आपका ऑनलाइन सिस्टम है उसमें ये प्रॉब्लम जब तक क्लास में डिस्कस नहीं हो सकते तब तक ये सिर्फ आपको प्रॉब्लमेटिक ही लगेंगे, इसलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉब्लम 3-19 के ऊपर। 3-19 जो आपका क्वेश्चन है, मैं ज़रा चेक कर लूँ कि आपने इसमें से अब कौन कौन से न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, हम यहाँ पे प्रॉब्लम 3-17 स्किप कर दिया, मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों के लिए रिकॉर्ड रहे। 3-16 हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, अभी मैंने आपको इसी के ऊपर ही सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, 3-16 का हमने ये सॉल्व किया, इसका बी पार्ट हमने स्किप करना है। 3-16 का ए पार्ट हमने कर लिया है, बी पार्ट हमने स्किप कर दिया है। 3-17 हमने पूरा का पूरा स्किप कर दिया है। 3-18 हमने पूरा का पूरा स्किप कर दिया है। 3-19 हमारा स्किप कर दिया है। उसके बाद आते हैं 3-20 के ऊपर। 3-20 में आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ बच्चों को ये समझ लेना चाहिए कि दिस क्वेश्चन कैन बी द पार्ट ऑफ योर पेपर एज वेल, क्योंकि बड़े मज़े का क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी रेशियोज आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। अब 3-20 में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे दो कंपनीज नज़र आ रही हैं, एक का नाम है पेप्लिकॉन और दूसरे का नाम है टिम्बरलैंड। पेप्लिकॉन और टिम्बरलैंड दो कंपनीज हैं जिनका सारा डाटा हमारे पास है। टोटल एसेट दिए हुए हैं, टोटल इक्विटी दिए हुए हैं, टोटल डेट दिए हुए हैं, एनुअल इंटरेस्ट दिया हुआ है, टोटल सेल्स दी हुई हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी बहुत सारा हमें डाटा इसके बारे में प्रोवाइड किया गया है। अब हमने क्या करना है, हमें ये जो नीचे रेशोज़ दी हुई हैं, फार्मूलाज आप लोगों को वैसे ही आते हैं, फार्मूले के ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है। मेरी आदत है कि मैं फार्मूले के रट्टे नहीं लगवाता, मेरी कोशिश यही होती है कि फार्मूले को समझा दिया जाए बच्चे को। तो हमने अपनी जो न्यूमेरिकल डिस्कशन थ्योरेटिकल डिस्कशन की थी इस चैप्टर की, तो हमने वहाँ पे हर फार्मूले को डिस्कस किया था कि इस फार्मूले का मतलब क्या है। ठीक हो गया, तो हम वही फार्मूला की जो हमारी पूरी फार्मूले की डिस्कशन है उससे जहन में रखेंगे और उसके बाद हमारे ये जो फार्मूलाज हैं इनके ऊपर हम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया, अब हमारे पास काम क्या है कि हमारे पास तमाम रेशोज़ के फार्मूलाज यहाँ पे मैंने लिखे भी हुए हैं, और अगर किसी के पास नहीं है तो हम चैप्टर, आप इसी की वीडियो जिसमें हमने ये सारी डिस्कशन की थी उसे दोबारा भी उठा के देख सकते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने यही सारे डाटे को इस्तेमाल करके यहाँ पे वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। पेप्लिकॉन की सारी की एक्टिविटी मैं आपको करवा देता हूँ, टिम्बरलैंड की आप लोगों की असाइनमेंट कह लें या होमवर्क कह लें, जो आपने बैठ के करना है। ठीक हो गया, अब पहली बात हमारी कर लेते हैं पेप्लिकॉन की। तो ये हमारा 3-20 आ गया। 3-20 में आपने जो पहली रेशो फाइंड करनी है वो है डेट रेशो। डेट रेशो क्या होता है, टोटल लाइबिलिटीज़ टू टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज़ टू टोटल एसेट्स। टोटल लाइबिलिटीज़ आपके टोटल डेट्स आ जाएंगे, जो कि आपको कितने दिए हुए हैं, 1 मिलियन दिया हुआ है। 1 मिलियन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स आपके पास जो हैं वो कितने दिए हुए हैं, 10 मिलियन। तो 10, 1 2 3 और 1 2 3 ये आ गया। इसको इस पे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट सर्टन आंसर। ये हमारा ए का पहला पार्ट हो गया। ए का दूसरे पार्ट में उन्होंने हमसे क्या रिक्वायर किया है, दूसरे पार्ट में उन्होंने हमसे टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो डिस्कस किया है। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो जिस बच्चे को आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम ये स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उन्होंने आपको दिया हुआ है, डेट इज 62,50,000। 62,50,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो वो आप देख लें, एनुअल इंटरेस्ट आपको 1 लाख का दिया हुआ है। इसे डिवाइड कर दें 1 लाख के ऊपर एंड यू विल गेट सर्टन आंसर। मेरे पास कैलकुलेटर अभी नहीं है तो मैं आपके आंसर नहीं बता सकता, जो भी आंसर है वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद इसका बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट का पहले के अंदर उन्होंने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना है हमने, ओपीटी में लिख लेता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उन्होंने कितना दिया, 62,50,000। यहाँ पे 62,50,000 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी दी हैं उन्होंने हमें, सेल्स उन्होंने हमें दी हैं, ढूंढ लेते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ सेल के हवाले से कोई ना कोई बात लाजमी की हो। टोटल सेल्स 25 मिलियन,
तो यहाँ पे डिवाइड बाय 25 मिलियन एंड यू विल गेट सर्टन आंसर। ठीक हो गया। इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में देखा जाए अच्छा, बी पार्ट में देखा जाए, बी पार्ट सॉरी, इसका सेकंड पार्ट जो है वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो आपकी अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक, यानी वो अर्निंग जो सिर्फ कॉमन स्टॉक के लिए रह जाए, वो डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है। अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक जो आपको दी हुई है डेट इज 36,90,000। तो हम यहाँ पे 36,90,000 लिखते हैं। एक मिनट, मुझे ज़रा कैमरा एडजस्ट करने दें। 36,90,000 ये आपके पास क्या आ गया, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक डिवाइडेड बाय सेल्स की वैल्यू आपके पास फिर वही है 25 मिलियन, या आप 25 मिलियन लिख देंगे एंड यू विल गेट सर्टन आंसर। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट पे आ जाएं। थर्ड पार्ट के ऊपर देखें, रिटर्न ऑन टोटल एसेट आपको कहा है। तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट किसके ऊपर होता है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक फिर 36,90,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स जो आपके आएंगे। टोटल एसेट्स आपके पास कितने लिखे हुए हैं, 10 मिलियन के। तो यहाँ पे 10 मिलियन आप करेंगे एंड यू विल गेट सर्टन आंसर। ठीक हो गया। इसके बाद आप फोर्थ पार्ट के ऊपर आए, रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी। तो फोर्थ पार्ट आपका रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी फिर वही है, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक को कंपेयर कर लेंगे टोटल इक्विटी के साथ। अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक 36,90,000 डिवाइड बाय टोटल इक्विटी जो आपको दी हुई है। टोटल इक्विटी आपको कितनी दी हुई है, 9 लाख की। तो आप इसे डिवाइड करेंगे 9 लाख पे एंड यू विल गेट सर्टन आंसर। ठीक हो गया। यहाँ तक की हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो गई। फिर इसका आता है सी पार्ट। सी पार्ट हम स्किप कर रहे हैं। ये सारी बात मैंने पेप्लिकॉन कंपनी की पढ़ाई है, आपने टिम्बरलैंड की निकालनी है और उसके आंसर्स को मतलब उसके आंसर्स निकाल लेने हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारी डिस्कशन होती है अगला प्रॉब्लम डेट इज़ 3-21। अच्छा, इससे ये जो आप देख रहे हैं, अभी मैंने वीडियो पॉज की थी, पॉज के दौरान मैंने सारे आंसर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। आप सारे आंसर्स अपने पास लिख लें ताकि आपका आंसर्स बाद में मैच हो जाएं। जो हमने ये वाली कैलकुलेट की थी डेट रेशो, डेट रेशो में जो आपका पेप्लिकॉन का आंसर आएगा वो 10% आएगा, और जब आप सॉल्व करेंगे टिम्बरलैंड के लिए तब आपका आंसर 50% आएगा टिम्बरलैंड का। ये आप कैलकुलेशन इसी तरह खुद करेंगे टिम्बरलैंड का डाटा यूज़ करके। ठीक हो गया। इसके बाद जो दूसरी रेशो हमने डिस्कस की थी वो हमारी टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो पढ़ी थी, और टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका ये वाला आंसर आएगा, ये आपका आएगा 62.5, ये आपका पेप्लिकॉन का आंसर आया, और टिम्बरलैंड का आपका आंसर आएगा 12.5। ये आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये जो आपका आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, पेप्लिकॉन का जो आंसर आएगा वो आपका 25% आएगा, जबकि जो टिम्बरलैंड का आंसर आएगा वो भी आपका 25% आएगा। इन दोनों आंसर्स में कोई मैच नहीं होगा, इसका आंसर आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है। जहाँ पे आपको लगे ना बेटा कि मुझे हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करेंगे कि सर मेरा फ़लाँ चीज़ के फ़लाँ आंसर मैच नहीं हो रहा, आपने इतना % बताया तो मेरे आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं, तो मैं वहाँ पे उसे ज़रा खुद देख लूँगा। फिर ये नेट प्रॉफिट मार्जिन पेप्लिकॉन का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 14.76%, जबकि आपका टिम्बरलैंड का आंसर आएगा 13.80। ठीक हो गया। उसके बाद आपका रिटर्न ऑन टोटल एसेट के ऊपर जो पेप्लिकॉन का आंसर आएगा वो आपका आएगा 36.9, और जो टिम्बरलैंड का आंसर आएगा वो आपका 34.5% आएगा। ठीक हो गया। लास्ट चीज़ जो हमने कैलकुलेट की रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि आपका पेप्लिकॉन का जो आंसर आएगा वो आएगा 41%, और जो आपका टिम्बरलैंड का आंसर आएगा वो आएगा 69%। ठीक है। ये अपने आंसर्स को आपने मैच कर लेना है, आपका ये होमवर्क है। और सी पार्ट को हमने स्किप कर दिया। अब हम जा रहे हैं प्रॉब्लम 3-21 की तरफ। ठीक हो गया।
3-21 में अगर आप देखें तो हमारे पास इन्होंने यहाँ पे आपको डाटा दिया है और इसके अलावा उन्होंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। मैकडॉगल प्रिंटिंग इनकॉर्पोरेशन हैड सेल्स टोटलिंग 40 मिलियन की सेल्स हैं इन फिजिकल ईयर 2012। सम रेशोज़ फॉर द कंपनीज आर लिस्टेड बिलो। उन्होंने कहा कुछ रेशोज़ हमने आपको नीचे खुद बता दिए हैं। यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू डिटरमिन टोटल डॉलर वैल्यूज़ ऑफ द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। उन्होंने कहा हम आपको ये जो चीज़ें दी हैं इसकी आपने हमें कुछ वैल्यूज़ निकाल के दिखानी है, तो हम इसे करेंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक हो गया। पहली चीज़ उन्होंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला है वो आपने बताना है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका कितना आ रहा है 80%। ठीक है, तो हम सेल की वैल्यू उन्होंने हमें दिया, ये हम पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सेल की वैल्यू उन्होंने 40 मिलियन दिया। इतनी सेल का कितने परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें उन्होंने खुद ही कैलकुलेट कर बता दिए 80%। तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू निकालने के लिए इसका ले लेना है 80%, जो कि आपका जवाब आएगा 32 लाख या सॉरी 32 मिलियन। ये 32 मिलियन आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद अगली चीज़ उन्होंने हमें जो कैलकुलेट करने को कहा है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपने सिर्फ अपना ब्रेन यूज़ करना है। डैट इज़ कैसे, सेल्स माइनस CGS यू विल हैव ग्रॉस प्रॉफिट। उन्होंने हमसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला है। ठीक है, हम यहाँ पे सेल्स की वैल्यू क्या लिखते हैं 40 मिलियन माइनस CGS हमने निकालना है, उसका नाम हम एक्स दे देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना निकाला है ऊपर 32 मिलियन। अब कुछ बच्चे तो फ़ौरन ही देखते ही आंसर बता देंगे कि सर 8 मिलियन का आंसर आएगा, और उनका आंसर बिल्कुल ठीक है कि 40 मिलियन में से क्या निकालने के जवाब 80 मिलियन निकालें। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 लाख आंसर आ रहा होगा या 80 मिलियन आंसर आएगा। ठीक हो गया, 80 मिलियन आंसर आएगा। और जिसे नहीं समझ आ रहा वो बच्चों वाला जो हम मैट्रिक में तरीका करते थे, सेल्स माइनस एक्स ये चीज़ निकालेंगे तो आंसर 32 मिलियन आएगा। ठीक हो गया। सेल की वैल्यू क्या है 40 मिलियन माइनस एक्स इज इक्वल टू 32 मिलियन। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स उधर गया 32 मिलियन इधर आ गया। तो 40 मिलियन ये 32 मिलियन यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस का हो गया 32 मिलियन, और एक्स ये माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, ये एक्स आ गया। एक्स किससे डिनोट कर रहा है कि CGS को, तो CGS का जवाब जो आपके पास आएगा वो 8 मिलियन आंसर आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह हमने ये क्वेश्चन इसका बी पार्ट भी सॉल्व कर दिया। उसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकाला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने हमें 35% दिया हुआ है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल से जो है ना सेल्स की परसेंटेज ले लेनी है, वो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आना है। तो सेल्स आपके पास कितनी दी हुई है 40 मिलियन, इसका कितने परसेंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 35%। इसका 35% आप कैलकुलेट कर लें अपने पास, तो आपके पास 14 मिलियन का जो आंसर आएगा ये आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद डी पार्ट सॉल्व करते हैं। डी पार्ट में देखें तो आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने को कहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने का मतलब क्या है, पहले आप ये देखें ना, हम क्या करते हैं सेल्स माइनस CGS ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या माइनस CGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच जाता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना आया है 32 मिलियन का। इसमें से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि हमने कैलकुलेट करने, हमें नहीं मालूम कितना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर हमने खुद कैलकुलेट कर लिया 14 मिलियन का। तो अब वही वाली बात है कि जिस 42 मिलियन से इसमें से क्या वैल्यू माइनस करें कि जवाब 14 मिलियन है, तो 18 मिलियन अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। लेकिन जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा वो यूँ लिखे कि 32 मिलियन में से एक्स को माइनस करेंगे, एक्स मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास 14 मिलियन का आ जाएगा। अब ये एक्स माइनस में उधर जाके प्लस, और ये माइनस ये प्लस में इधर आके माइनस, 32 मिलियन में से 14 मिलियन आप माइनस कर दें, डैट विल बी इक्वल टू एक्स जो कि हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को शो कर रहा है। तो आंसर आपका जो एक्स का आंसर आएगा वो 18 मिलियन का आएगा। ठीक हो गया, ये हमने डी पार्ट सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद आते हैं ई पार्ट। ई पार्ट होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर
कॉमन स्टॉक। अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक निकालने के लिए आपने सिंपल सी एक बात रखनी है जहन में कि सर हमें पहले तो नेट प्रॉफिट बता दें, नेट प्रॉफिट ही हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक आता है। नेट प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका होता है, आपको इन्होंने नेट प्रॉफिट मार्जिन दी हुई है 8%, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। नेट प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब जैसे ये बात समझ नहीं आ रही ना कि सर ये कैसे आप बना लेते हैं, तो ये तो याद है ना, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन M इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ये बात समझ आ गई, सेल्स यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइड वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होंगी, यानी नेट प्रॉफिट किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, सेल्स मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट मार्जिन। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट मार्जिन। सेल्स हमारे पास कितने की दी हुई हैं, 40 मिलियन की, मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 8% दिया हुआ है, इसका 8% कैलकुलेट कर लें तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 32 लाख या 3.2 मिलियन। ये आपके पास, ये किसका सॉल्व किया हमने, ये हमने ई पार्ट सॉल्व कर लिया। ई पार्ट क्यों, ये नेट प्रॉफिट तो नहीं कहा था उन्होंने, तो बेटा नेट प्रॉफिट ही अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होती है। अब आपको होगी कि सर इसमें से प्रेफर्ड स्टॉक तो माइनस नहीं किया, तो जहाँ प्रेफर्ड स्टॉक का कोई डिविडेंड कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि कंपनी के कोई प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स है ही नहीं, वरना वो हमें उसके बारे में कोई ना कोई डाटा देते। टोटल एसेट्स हमने कैलकुलेट करने हैं कंपनी के। टोटल एसेट निकालने के लिए आपने जो सिंपल सी एक लॉजिक यूज़ करनी है कि यहाँ पे टोटल एसेट टर्नओवर जो आपको दिया हुआ है वो कितना है, 2 टाइम्स। ठीक है, टोटल एसेट टर्नओवर 2 टाइम दिया हुआ है, तो जिसे टोटल एसेट निकालना है वो सिंपल सा एक बात बताइए कि टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अब हमें क्या चाहिए, टोटल एसेट चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइड हो जा रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट टर्नओवर। तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल एसेट्स। तो सेल्स आपके पास कितनी दी हुई है बेटा, सेल्स आपके पास 40 मिलियन की दी हुई है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट टर्नओवर कितना दिया हुआ है, 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो आपके पास टोटल एसेट्स कितने आ जाएंगे, 20 मिलियन के आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। ये आपके पास कौन सा पार्ट इसका सॉल्व हुआ, एफ पार्ट सॉल्व हो गया। ऊपर वाला हमने कौन सा पार्ट सॉल्व किया था, ई पार्ट सॉल्व, ई एफ। अब हम इसके बाद जी पार्ट में जाते हैं। जी पार्ट में देखें तो उन्होंने कहा टोटल इक्विटी कितनी है, टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी। तो टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी में जिसे समझ नहीं आ रहा तो वो यहाँ पे देखें, उन्होंने हमें रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी 20% दी हुई है। रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी अगर 20% है तो मुझे रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। यही फॉर्मूला पढ़ा था। ये हमने टोटल इक्विटी निकालनी है, ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई टोटल इक्विटी इज मल्टीप्लाई रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम। अब रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड, तो टोटल इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। तो नेट इनकम हमारे पास कितनी कैलकुलेट हुई थी, तो अगर हम वापस जाएँ तो हमारे पास 32 लाख की नेट इनकम हुई थी। तो टोटल इक्विटी विल बी इक्वल टू 32 लाख डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। उन्होंने हमें खुद दे दिया, रिटर्न ऑन इक्विटी हमें दी हुई है कितने, 20%। तो डिवाइडेड कर दें इसे 20% पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 16 मिलियन का। यहाँ तक हमारा जी पार्ट हो गया। एच पार्ट के ऊपर आ जाएं। एच पार्ट में उन्होंने हमें क्या कहा, अकाउंट रिसीवेबल कैलकुलेट करके दिखाएं। अकाउंट रिसीवेबल, अब जिसे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें दिया हुआ है। एवरेज कलेक्शन पीरियड किस चीज़ के बराबर होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरेज कलेक्शन पीरियड, ACP, एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो कि हमें किस चीज़ के बराबर दिया होता है, अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज सेल पर डे। एवरेज सेल पर डे कैसे निकालते हैं, जब आप अपनी टोटल सेल को डिवाइडेड बाय 365 कर देते हैं। जिस बच्चे को यहाँ चीज़ें समझ नहीं आ रही वो ज़रा पीछे करके दोबारा से देख लिया करें। तो एवरेज सेल पर डे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेल्स हमारे पास 40 मिलियन किया, यहाँ पे 40 मिलियन लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 365 या 360 कर लेते हैं, ठीक है, या 365 ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास इसका जो जवाब आएगा वो आपके पास तकरीबन, ये मैं इसका जवाब यहाँ लिखता हूँ,
111, ये इसका जवाब आएगा, यानी 111 हमारे पास एवरेज सेल पर डे आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अकाउंट रिसीवेबल किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड मल्टीप्लाई एवरेज सेल पर डे। एवरेज सेल पर डे, ये मैं एब्रीवेशन यूज़ कर रहा हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाई एवरेज सेल पर डे। एवरेज सेल पर डे निकालने के लिए सेल डिवाइड बाई 365, सेल उन्होंने 40 मिलियन दी है, 365 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज सेल पर डे आपके पास 111 आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइड, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अकाउंट रिसीवेबल इज इक्वल टू अकाउंट एवरेज कलेक्शन पीरियड मल्टीप्लाई एवरेज सेल पर डे। तो अकाउंट रिसीवेबल इज इक्वल टू एवरेज कलेक्शन पीरियड मल्टीप्लाई एवरेज सेल पर डे। एवरेज कलेक्शन पीरियड जो उन्होंने आपको खुद ही बता दिया यहाँ पे क्वेश्चन में 62.2 है, तो ये 62.2 आपके पास आ गया, मल्टीप्लाई एवरेज सेल पर डे कितना निकाले, 111 एंड 111। जब आप इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल का जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 691104। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम 3-21, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हम आगे वाले जो इसके प्रॉब्लम्स हैं वो सारे स्किप कर रहे हैं, वो आपका नहीं होगा। तो ये चैप्टर टिल 3-21 तक सॉल्व होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क एट व्हाट्सएप ग्रुप। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।